चलिए बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड की। क्या है वो खबर जो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरा क्लियर कर देंगी कि अब आगे टाटा स्टील में क्या होने वाला है और इन खबरों से तुमको कितना फायदा हो सकता है। और इन खबरों को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप वाकई में एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं टाटा स्टील से, क्योंकि आज की इन खबरों से आपको आइडिया लग जाएगा कि अब आगे टाटा स्टील में कितनी ग्रोथ हो सकती है। अभी आप देखेंगे तो आपको लगभग 3.45% के आसपास की ग्रोथ टाटा स्टील में देखने को मिलने वाली है। यानी कि शुक्रवार को कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ करी थी और कल हमें जैसे ही मार्केट खुलती हुई नजर आएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें एक इस बड़ी खबर को ध्यान में रखकर चलना है जो कि CNBC टीवी 18 पे पब्लिश की गई थी। ये खबर है 4 अक्टूबर की, आज है 5 अक्टूबर यानी कि शनिवार को ये खबर आई थी, आज है संडे। तो आपको बताना चाहूँगा, टाटा स्टील के ऊपर उड़ीसा माइनिंग डिपार्टमेंट ने 2410 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। वो भी इसलिए क्योंकि टाटा स्टील ने क्रोम और डिस्पैच में कमी की है। जो ये क्रोम ओर है, हम कह सकते हैं एक ऐसे टाइप का मिनरल है जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी माइनिंग टाटा स्टील उड़ीसा में करती है। लेकिन इस बार माइनिंग में थोड़ी कमी आई है, ज़्यादा क्रोम और डिस्पैच नहीं हुआ और यही रीज़न है कि उड़ीसा ने टाटा स्टील के ऊपर एक पेनल्टी लगा दी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उड़ीसा माइनिंग डिपार्टमेंट मिनरल रिसोर्सेज का मालिक है। वो टाटा स्टील जैसी कंपनी को लीज पे ये चीज़ें देता है और इस लीज में साफ लिखा रहता है कि कंपनी को हर साल कुछ सर्टेन या मिनिमम लेवल पे इतनी माइनिंग तो करनी ही होगी। और जब ये कंपनी इस ओर को डिस्पैच करती है यानी कि बेचती है, ट्रांसफ़र करती है, अपने लिए यूज़ में लेती है, तो इसमें एक जो लॉयल्टी फीस होती है जिसको DMF बोलते हैं, ये सारा का सारा गवर्नमेंट को मिलता है। और अगर टाटा स्टील कम डिस्पैच करेगी तो गवर्नमेंट को जो लॉयल्टी है वो भी कम मिलेगी और अगर गवर्नमेंट को लॉयल्टी कम मिलती है तो फिर गवर्नमेंट इस लॉयल्टी को पूरा करने के लिए टाटा स्टील के ऊपर पेनल्टी लगाती है। और ये जो पेनल्टी है ये कोई छोटे नंबर की नहीं लगाई है, लगभग 2410 करोड़ के आसपास की ये पेनल्टी टाटा स्टील के ऊपर लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर कंपनी बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली और कंपनी ने भी बोला है कि हम इस नोटिस के ऊपर एक लीगल जवाब देने की तैयारी में है और जिस तरह की डिमांड गवर्नमेंट मांग रही है उस हिसाब से बिल्कुल गलत है। और यही रीज़न है कि अनसर्टेनिटी हमें टाटा स्टील में देखने को मिली काफ़ी दिनों से, लगभग 5-6 दिनों से कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। और जब ये न्यूज़ निकल के सामने आई कि उड़ीसा माइनिंग डिपार्टमेंट ने 2410 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है, तो इन्वेस्टर इस बात को पहले से ही अच्छे से समझ गए कि टाटा स्टील के लिए ये बात नेगेटिव हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टर ने इस चीज़ को ध्यान से समझा, ऑब्जर्व किया, इस पूरे आर्टिकल को या जो खबर थी इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो समझ में आया कि टाटा स्टील के पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड है, एक मजबूत कारण है कि टाटा स्टील इस लीगल बैटल से जीत सकती है। और काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये बात समझ में आने लगी है कि टाटा स्टील कानूनी तौर पर ईजिली केस को जीत सकता है और यही रीज़न है कि टाटा स्टील में एक दिन के अंदर हमें एक अच्छी तेज़ी, लगभग 3.45% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो गाइज़, एक तो ये बड़ा रीज़न है जो मैंने आपके सामने रखा, एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन सिर्फ इतनी ही अपडेट नहीं है टाटा स्टील को लेकर। टाटा स्टील को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो हमको पता होनी चाहिए। शेयर के अंदर जो तेज़ी आई है, लगभग 3.45% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, इसके पीछे का एक और बड़ा रीज़न निकल के सामने आया है। और ये बड़ा रीज़न टाटा स्टील से रिलेटेड नहीं है, बल्कि टाटा स्टील जिस सेक्टर से काम करती है, स्टील सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, मेटल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, इन दोनों सेक्टर को लेकर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल सेक्टर में अभी के टाइम पे एक बुलिश सिग्नल है। इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं और ये दोनों बड़े कारण ग्लोबल लेवल पे हैं, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है वो है US फेड का जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट कट का। कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो बोरो करना काफ़ी सस्ता हो जाता है। बोरो करना यानी कि उधार लेना काफ़ी सस्ता हो जाता है और इसमें नॉर्मल जो यूज़र है वो तो फ़ायदा उठाते ही हैं, बट कंपनी सबसे बड़े लेवल पे फ़ायदा उठाती है। इसमें कंपनीज़ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग पे, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। और जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट लोग या कंपनीज करती हैं तो स्टील सेक्टर में ग्रोथ होती है।
बिकॉज इन तीनों सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग हो या फिर ऑटो मोबिलिटी हो, इसमें स्टील का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और बोला भी ये जाता है, आपने ये अच्छे से जाना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ये ऑटो सेक्टर है, ये स्टील का बिगेस्ट कंज्यूमर है। सबसे बड़ा कंज्यूमर अगर स्टील का निकाला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा जब ही चलता है जब यूएस या इंडिया फेड रेट को कट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पे स्टील की डिमांड बढ़ने वाली है। स्टील कंपनीज, चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर कोई और कंपनी हो, उसको फ़ायदा होगा क्योंकि यूएस फेड रेट कट हुआ है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जब रेट कट होता है इसके बाद ग्लोबल लेवल पे लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है और जो इन्वेस्टर है वो रिस्की एसेट्स जैसे कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स के ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टील सेक्टर में ग्रोथ आई है और इस ग्रोथ का इम्पैक्ट टाटा स्टील जैसी कंपनीज पे भी देखने को मिला है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है स्टील सेक्टर को लेकर, वो है यूरोप का स्टील इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप। अगर यूरोप यूनियन अपनी स्टील इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है, इसका मतलब साफ है, जो भी यूरोप के अंदर अपनी कंपनी खोले बैठा है, स्टील की जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा बिकॉज यूरोप यूनियन ने स्टील इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी है। तो बाहर से तो स्टील आएगा, महंगा आएगा, इसीलिए यूरोप यूनियन के अंदर जिनकी कंपनी होंगी वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगी और यूरोप यूनियन फिर एक्सपोर्ट के लिए भी मार्केट ओपन कर देगा, इंपोर्ट के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्रीज जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, उसके लिए एक बड़ा फायदा होगा क्योंकि इंडिया का स्टील काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाता है इस केस में। और टाटा स्टील का खुद का भी अपना एक प्लांट है यूके के अंदर, नेदरलैंड के अंदर। इस वजह से जो टाटा स्टील यूरोप है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये टाटा स्टील की एक सब्सिडरी है जो यूरोप में स्टैब्लिश है। तो अगर यूरोप ने स्टील इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया है तो यूरोप के अंदर जो स्टील मेकिंग कंपनी है जैसे टाटा स्टील यूरोप, उसको बड़ा फ़ायदा होगा, जिससे इंडिया की टाटा स्टील यूरोप कंपनी को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और इस वजह से भी टाटा स्टील में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट कारण निकल के सामने आ रहे हैं, बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिससे टाटा स्टील एक मजबूत पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है और जो ये ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट है इसका आउटपुट बढ़ाने की प्लानिंग कंपनी कर रही है। और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, बताया जा रहा है कि इस बार और भी सॉलिड आने वाले हैं। बताया नहीं, लोगों ने अनुमान लगाया है कि और भी सॉलिड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इस बार आ सकते हैं। तो इन कुछ रीजंस और कारणों की वजह से टाटा स्टील आज एक डिमांडेड कंपनी बन चुका है। अभी मैं आपके सामने कुछ और डेटा भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे, मैंने इधर टाटा स्टील खोला हुआ है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो टाटा स्टील के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं, अपना नज़रिया आपके सामने रखते हैं। तो उस नज़रिया को हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे और ये देखना ज़रूरी इसलिए ताकि आपको इस बात का समझ में आ सके कि लोगों की सोच क्या है, इन्वेस्टर किस तरह से टाटा स्टील को देख रहे हैं। पहले एक बार वॉल्यूम को चेकआउट करिए, वॉल्यूम काफ़ी खास इधर हमें डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। 6-6 करोड़ का वॉल्यूम हमें टाटा स्टील में देखने को मिलता है और यही संकेत है कि भाई टाटा स्टील में एक पॉजिटिव लहर आ चुकी है। इतना ही नहीं, वॉल्यूम के साथ अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो ये भी कुछ कम नहीं है, 42% के आसपास आपको डिलीवरी देखने को मिल रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है और इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने को भी तैयार हैं। ये चीज़ हमें वॉल्यूम से आइडिया लग जाती है। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा फोरम, जहाँ पर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी अपनी अपनी राय इधर साझा करता रहता है। आप चाहें तो एक एक इन्वेस्टर की राय पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत है क्योंकि इसके ऊपर आपको पूरा कंक्लूजन देखने को मिल जाएगा। ये कंक्लूजन मनी कंट्रोल के द्वारा ही निकाला जाता है कि भाई ओवरऑल जितने भी कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट्स का कंक्लूजन निकालें तो क्या चीज़ समझ में आती है टाटा स्टील को लेकर। और जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो इससे हमें ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ जाता है कि मार्केट कैसे देख रही है टाटा स्टील को। तो सबसे पहले हम स्टॉक सेंटीमेंट्स की बात करें तो साफ नज़र आता है, कुछ लोग मान रहे हैं कि टाटा स्टील 180 से लेकर 200 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो, यानी छोटे टाइम फ्रेम में। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो इससे ऊपर भी जा सकता है, यानी कि लोग मान के चल रहे हैं 180 से लेकर 200 रुपये तक जाने की उम्मीद है। और टाटा स्टील अभी कितने पे अटका हुआ है? अभी अटका हुआ है 173 रुपये पे।
और लोग कितना मान के चल रहे हैं 180 से लेकर 200 तक। तो इससे आइडिया लग जाता है कि भाई ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अनुमान यही है कि 200 तक ये जा सकता है। 200 के बाद हो सकता है कि काफ़ी अनुमान बदलते हुए नज़र आए। दूसरे कुछ की फैक्टर्स भी लोगों ने साझा किए हैं जो आप इधर देख सकते हैं। सबसे पहला ये भी रीज़न निकल के सामने आया कि भाई ये 200 तक क्यों जा सकता है, 180 से 200 तक क्यों जा सकता है। पहला रीज़न कि भाई स्टील की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। दूसरा, यूरोप यूनिट में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और जो नीदरलैंड गवर्नमेंट है उसने टाटा स्टील को 2 बिलियन का सपोर्ट दिया है, 2 बिलियन यूरो का सपोर्ट दिया है, जो कि लो कार्बन स्टील बनाने के लिए है, क्योंकि टाटा स्टील ग्रीन स्टील के ऊपर भी काम कर रहा है। कुछ बियरिश सिग्नल भी इधर हमें देखने चाहिए, यानी कुछ नेगेटिव सोच रखने वाले इन्वेस्टर्स भी हैं जो कंपनी में कुछ नेगेटिविटी देख रहे हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक 52 वीक हाई पर चला गया है, यहाँ से वो नीचे आ सकता है और अगर नीचे आएगा तो ये 165 से लेकर 160 तक नीचे गिर सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसको नेगेटिव तरह से भी देखते हैं, तो अगर नीचे गिरेगा तो 160 से लेकर 165 तक गिर सकता है। यहाँ पर कुछ लोग अपनी-अपनी एडवाइस भी दे रहे हैं। अब एडवाइस हम सुन लेते हैं, लेकिन इसको फ़ॉलो करना नहीं करना वो सब आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ लोगों का एडवाइस ऐसा है कि प्रॉफ़िट बुक करना सही रहेगा, वरना ऊपर जाने के फ़ायदे में आपका प्रॉफ़िट भी निकल सकता है। तो अगर हम की फैक्टर्स की बात करें तो एक बात समझ में आ रही है, ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट के लिए फंड कंपनी को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी है। ये आप देख सकते हैं डच गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है टाटा स्टील को, और ये भी हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। S&P ग्लोबल रिफॉर्म ने टाटा स्टील को BBB की रेटिंग दी है, एक स्टेबल कन्फर्मेशन किया है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़ ये कुछ बातें हैं टाटा स्टील को लेकर जो निकल के सामने आ रही हैं। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप कैसे देखते हैं टाटा स्टील को कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।